Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again with the chapter History chapter class 9. This is Forest Society and Colonialism part 1. Please like, share and subscribe first of all. देखिए इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी से कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं जो फॉरेस्ट में रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कोई अलग से सोसाइटी हो जो फॉरेस्ट में रहती हो, वहां सर्वाइव कर रही हो, जो हमें नहीं पता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब जो फॉरेस्ट पे डिपेंड हो, वो लोग जो हम पहले वाला जो इंडिया ना, उस तरीके से सोचिए। पहले वाला इंडिया कितना डिपेंडेंट था फॉरेस्ट पे, तो हर जो फार्मर्स थे वो कितने 70 से 80% जो है वो फार्मर हुआ करते थे, अपने जो लैंड के बेस पे काम किया करते थे, लैंड से जो भी मिलता था उसी के साथ ही सरवाइव करते थे। तो सोचिए फॉरेस्ट सोसाइटी क्यों नहीं बोली जाएगी उस टाइम को? डेफिनेटली बोली जाएगी, क्योंकि हम सब कब किस चीज पे डिपेंड थे? फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट में क्या है? लैंड एरिया है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिवर है, ये सब चीजें हम कहाँ मिलेगी? एनिमल है, कहाँ मिलेगा? सब फॉरेस्ट में। तो हम इस पे डिपेंड हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? एक सोसाइटी। फॉरेस्ट को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सोसाइटी। एंड कॉलोनियलिज्म, कोई भी कॉलोनी या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री को डोमिनेट कर रही या उसके ऊपर अपना रूल कर रही है, रूलिंग जो अपना रूल जमा रही है उस पर, तो उसको हम ये कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया के साथ किया। तो उन्हीं दोनों के बारे में इस चैप्टर में ओवरऑल जो है हम पढ़ने वाले हैं। देखो फॉरेस्ट सोसाइटी को अब हम किससे लिंक कर रहे हैं? कॉलोनियलिज्म से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन से, कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। सबसे पहले ये समझेंगे ना क्या प्रॉब्लम आई उस सोसाइटी में, उस फॉरेस्ट की सोसाइटी में। मतलब फॉरेस्ट में जो हम डिपेंडेंट थे, इतना ज्यादा लोग उस पर सर्वाइव कर रहे थे उसके साथ, तो वहां सबसे पहली शुरुआत किससे करेंगे? पेड़ों से करेंगे, जो वहां की जो ग्रीनरी थी उससे करेंगे। क्योंकि बेसिकली फॉरेस्ट किसके लिए जाना जाता है? जंगल क्यों जाना जाता है? फॉरेस्ट प्लांट्स, ट्रीज के लिए जाना जाता है ना। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। It is not new phenomenon. Deforest mean disappearance of forest. Forest का disappear होना। और disappear कैसे होगा? फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा पेड़ होते हैं और पेड़ों को ही काटना, पेड़ों को हटाना। तो जैसे जैसे पेड़ हटेंगे वैसे वैसे वो एरिया कम होता चला जाएगा फॉरेस्ट का। बस वही चीज ध्यान रखिए। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है बेसिकली डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हम पेड़ काटते चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वो एरिया कम होता चला जाएगा। और ये क्या, इसका नाम क्या है? डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ काट रहे हैं, वहां की ग्रीनरी को साफ कर रहे हैं, इतना बड़ा एरिया है जो उसका था, फॉरेस्ट का है, अब आप यहां से पेड़ काटना स्टार्ट कर रहे हो तो ये एरिया कम हो रहा है ना फॉरेस्ट का, अब इतना ही बच रहा है। तो ये क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन। तो डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, इट इज नॉट न्यू फिनोमेना। भाई जो राजा महाराजा थे तब भी पेड़ तो कटते ही थे, तब भी पेड़ों का यूज होता था, तब भी वो जो हम उनके जो दीवान बनते थे वो पेड़ों को ही बनते थे, लकड़ियों के बनते थे, पेड़ों को काट के लकड़ियों को बने जाते थे। जो घोड़े के पीछे जो काट लगता है वो भी लकड़ी का ही बना जाता था। तो वो जो टाइम था जो राजा महाराजाओं का, तब भी ये चीज थी। जब ये रूलिंग कंट्री नहीं आई थी इंडिया में, तब भी पेड़ काटे जाते थे। बट कॉलोनियल रूल बिकम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। इस रूल करने वालों ने क्या किया? इस चीज को बहुत यूज कर दिया। डिफॉरेस्टेशन जब एक लेवल पे होता था, उसको उसका जो लेवल है बहुत हाई कर दिया। उसकी कटिंग 10 पेड़ कटते थे तो अब कटने लगे 50 पेड़, 50 के करीब जब अपना पेड़ कट रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन उतनी ही जल्दी होगा ना। आप कम पेड़ काटोगे तो धीरे धीरे होगा, फिर वो पेड़ उग भी जाएगा। आगे की तरफ आप जा रहे हो, वो फिर पेड़ काट रहे हो तो धीरे धीरे पेड़ उग भी तो रहे हैं, न्यू प्लांट्स भी तो आ रहे हैं। मगर आप एक साथ पूरा फॉरेस्ट खाली कर दोगे तो उसको वापस फॉरेस्ट बनने में कितना टाइम लगेगा? वहां पे वापस से पेड़ उगने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो जो है वो बिकम मोर सिस्टमैटिक हो गया था। वो अपने अकॉर्डिंग एक एक चीज का क्यों कर रहे थे, ये भी हम रीजन पढ़ेंगे, क्या रीजन था इसके पीछे। और बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ह्यूज लेवल पे, बहुत ज्यादा होने लगा था। देखो इसका रीजन क्या था? बेसिकली लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। जो लैंड है उसको इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव करेंगे भाई? उनको ये लग रहा था कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया कोई यूज नहीं आ रहा,
उसका रीजन ये है कि इंडिया जो है उस टाइम सोने की चिड़िया बोलते थे, हम क्यों बोलते थे, हर तरीके से कोई सोना नहीं उगता था यहाँ, लैंड इतना था, लैंड का ही तो दाम होता है ना, एक जमीन की तो आज जो है जमीन का ही तो दाम है। और बाहर क्या था कंट्रीज में, जितना हमारा तो फॉरेस्ट था उतने छोटे छोटे तो उनकी सिटीज थी। हमारा जो फॉरेस्ट एरिया अगर हम ले तो उतना तो स्टेट था, सिटी भी नहीं, एक स्टेट, एक अपना जो स्टेट है वो तो एक कंट्री है उन लोगों के लिए। तो हमारा तो यूज था ना फॉरेस्ट वाला एरिया तो बहुत ज्यादा था, और वो भी उनको लग रहा था कि वो किसी काम का ही नहीं, भाई यहाँ पे बिल्डिंगें बनाओ या फैक्ट्रीज बनाओ या शॉप्स खोलो, ये फॉरेस्ट तो किसी काम ही नहीं आ रहा। तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फूड, ग्रेन, इन सबको क्या करो, इंडस्ट्रीज लगाओ, रॉ मटेरियल उगाओ, वहां पे फूड बनाओ, ग्रेन लगाओ, जिससे क्या होगा हम सब कुछ फॉरेन कंट्री में बेचते जाएंगे। भाई वहां पे तो एरिया इतना है नहीं, इतना हमें जगह मिली नहीं रही कल्टीवेशन के लिए, यहाँ जो कल्टीवेशन के लिए मिल रही है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे। यहाँ हम उगाएंगे कॉटन, बाहर बनाएंगे कपड़ा बना के वापस इंडिया में भेज देंगे। जब 2 रुपए में वो करते आज हम इनको 20 रुपए में लेंगे। तो इनको तो कैसे भी करके प्रॉफिट चाहिए था, तो ये भी एक उनके पास टॉपिक था प्रॉफिट कमाने का। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हो गया, फूड हो गया, ग्रेन हो गया, इनका कल्टीवेशन करो। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, सोने वाला स्लीपर्स नहीं है वो, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, रेलवे, रॉयल ब्रिटिश नेवी। देखो रेलवे वाला जो होता है ना, अभी क्या होता है, हम जो रेलवे ट्रैक जो अभी बनते हैं यहाँ पे क्या लगता है, आयरन, ये लोहे के रहते हैं, और पहले इन जगह पे क्या हुआ करते थे, वुडन। अब आप सोचो ये रेलवे ट्रैक कितनी दूर तक, कितनी किलोमीटर्स तक लगता है। भाई एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, या आप नॉर्थ से साउथ जाओगे, ईस्ट से वेस्ट, तो कितना ज्यादा क्वांटिटी में ये यूज आता है स्लीपर्स। तो ये जो प्लैंक है, ये जो एक एक प्लैंक लगते थे, वुडन प्लैंक लगा करते थे, लोहे के नहीं लगा करते थे, और इनको क्या करते थे लोग, काटने के। भाई ट्री कटेगा, एक ट्री में से कितने प्लैंक निकल जाएंगे, एक ट्री में से कितने प्लैंक निकल जाएंगे, एक बड़ा सारा ट्री भी होगा तो 20, 25, 30 इतने प्लैंक निकलेंगे। तो उनको बनाने के लिए भी तो पेड़ कट रहे हैं, तो ये लोग रेलवे ट्रैक्स लगाते थे, क्या कि जल्दी से जल्दी सामान पहुंच जाए, टाइम कम लगे, वर्कर्स एक से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाए, टाइम कम लगेगा, आने जाने का जो टाइम कम लगेगा, जल्दी चीजें बनेगी, ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज्यादा हम बाहर भेजेंगे तो बाहर भी हमारे लोग उसके शॉर्टेज में नहीं रहेंगे। शॉर्टेज भले यहाँ हो जाए, पेड़ों की भी शॉर्टेज हो रही है, खाने की भी हो रही है, पहनने की भी हो रही है, बाहर नहीं होनी चाहिए। तो उनका क्या था कि हम ज्यादा जल्दी काम करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उस टाइम रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए थे, रेलवे लाइन्स, और उसमें यूज क्या आ रहा था, वुड। स्लीपर्स ऑन ट्रैक, रेलवे, इसकी पूरी डिटेल मैं बाद में देती हूँ, ठीक है। प्लांटेशन के लिए, फार्मिंग फॉर यूरोपियन प्लांटर्स, यूरोप के लिए उन लोगों के प्लांट जो फार्मर्स हुआ करते थे उनके लिए प्लांटेशन हो रही थी, वो इंडिया के लिए नहीं सोच रहे थे, वो बेसिकली सोच क्या रहे थे, भाई यहाँ काम करो और अपना घर सजाओ, यहाँ से सामान निकालो और अपना घर सजाओ, ये उनका पूरा थॉट था। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, अब देखो एक जगह तो वो बोल रहे हैं कि ये लैंड इम्प्रूव हो रहा है, देखो हम कितना काम में ले रहे हैं, हम जो बेकार एरिया था पेड़ों का वो हम काम में ले रहे हैं। आप काम में कहाँ ले रहे हो, उसे तो बर्बाद कर रहे हो ना। अगर आप एक चीज काम में ले रहे हो, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक नई प्रॉब्लम को आप एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी कर, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो नेचर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। आप क्या किसी वॉल्केनो को रोक सकते हो या अर्थक्वेक को रोक सकते हो? कभी भी नहीं रोक सकते हो, किसी भी कंडीशन में आप रोक नहीं सकते। आप बस इसकी इंफॉर्मेशन ये सोच सकते हो कि पहले ये भी नहीं पता लगता था कि अर्थक्वेक आने वाला है, वॉल्केनो फटने वाला है, अब ये चीजें पता चल जाती, वो भी काफी हैंड वर्क में पता चलती। In 1600, 1/6 of India landmass was under cultivation. 1600 के टाइम अगर हम देखें, उन सालों में हम देखें तो इंडिया का जो 1/6 इंडिया का जो लैंडमास था वो अंडर कल्टीवेशन था। 1/6 एरिया ही अंडर कल्टीवेशन हुआ करता था। बट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देखो धीरे धीरे लोग बढ़े, इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ी रही थी, साथ में वो ब्रिटिशर्स भी तो आ गए थे, उनकी फैमिलीज भी तो आई थी, ये भी है बात। बस इंडिया को तो आप वो नहीं कर सकते, एकदम से वो ग्रो हुआ था, पॉपुलेशन ब्लास्ट ही हो गया था, मतलब आप ये समझ लो उन दिन जब ब्रिटिशर्स आए थे उसके बाद की बात है। तो उस टाइम से वही रीजन नहीं था, रीजन ये था कि बाहर के भी तो लोग आ गए थे, उनकी भी तो फैमिलीज आई थी अचानक, और खूब आई थी। आप वो जो ऑफिसर्स थे वो भी आए थे, तो उनके वर्कर्स भी आए थे। मेड इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड,
डेफिनेटली खाने की डिमांड बढ़ेगी। फिगर गॉन अबाउट हाफ। किस चीज का फिगर बता रहे हैं इसका? जैसे कल्टीवेशन लैंड अगर इतना था तो ये अगर 10 लोग ही खा रहे थे इसको, अब कितना हो गया था? वो पॉपुलेशन इतनी हो गई थी, तो भाई ये तो एरिया कम ही पड़ेगा ना, शॉर्टेज तो होगी ही कल्टीवेशन की। तो वो क्या हो रहा था, उससे क्रॉप्स वगैरह फिगर जो डिमांड बढ़ रही थी, पॉपुलेशन तो डिमांड बढ़ रही थी खाने की, और उसमें कल्टीवेशन कम हो पा रहा था कम एरिया में। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, वीट एक्सपेंडेड। कल्टीवेशन के लिए जब आप फॉरेस्ट साफ करोगे तभी तो वहाँ एग्रीकल्चर के लिए कोई खेत के लिए कुछ जगह बना पाओगे। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को तो काटो और वहाँ पे जूट उगाओ, कॉटन उगाओ, वीट उगाओ, क्रॉप्स उगाओ, ग्रेन उगाओ, ये काम चल रहा था उनका। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, कॉटन, वीट एक्सपेंडेड, एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी मिल रहा है। भाई इससे फायदा क्या हो रहा है? रेवेन्यू मिल रहा है। बेचेंगे सामान तो रेवेन्यू मिलेगा। लैंड आप किसी को कल्टीवेशन के लिए दोगे, किसी भी इंडियन को, कि आप इतना कल्टीवेशन करो, हम आपको लैंड प्रोवाइड करते हैं, तो भी तो रेवेन्यू मिल रहा है। तब भी तो आप टैक्स लगा रहे हो, उसमें खाने पे भी टैक्स लग रहा है। कॉलोनियल गवर्नमेंट सेट फॉरेस्ट आर अनप्रोडक्टिव। उन्होंने नहीं बोल दिया कोई प्रोडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, इट इज फुल ऑफ वाइल्डरनेस। भाई वाइल्ड जानवर रहेंगे वहां तो वाइल्डरनेस होगा ना। कोई ब्रिटिशर्स अंदर चला गया होगा, कोई फैमिली घूमने अंदर गई है मान लो, तो अंदर गई है तो वो तो डरावनी लगेगी ना। कोई होटल तो है नहीं, वो है तो वो फॉरेस्ट, वहाँ जंगली जानवर ही होंगे, वहाँ डरावनी आवाजें आएंगी। वहाँ फॉरेस्ट जो है तो पेड़ों की सरसराहट की आवाज आएगी, कोई अच्छा मधुर संगीत तो उनको सुनाई नहीं देगा। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो तो अनप्रोडक्टिव, कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, अंदर कोई जाके काम नहीं कर सकता। साथ ही क्या बोल दिया? वाइल्डरनेस, वाइल्ड एनिमल है इसलिए बोल दिया होगा किसी ने वाइल्डरनेस, तो ये इन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था, किसी काम के नहीं होते फॉरेस्ट। लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। क्या काम आएगा भाई? कल्टीवेशन के लिए। वही है, घुमा फिरा के बात वही आ जाती है कि हमें तो पैसा कमाना है, तो कल्टीवेशन का काम करना है। फॉरेस्ट हटाओ, क्या करो? कल्टीवेशन का काम करो। 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो था उस टाइम कल्टीवेशन के काम में आने लगा था। ये कोई कम नहीं है, ये जगह बहुत बड़ी। 6.7 मिलियन हेक्टेयर किस चीज के काम में लेने लगे थे वो लोग? कल्टीवेशन के काम में ले लेंगे। कब कैसे लेंगे? जब वो डिफॉरेस्टेशन होगा तभी तो लेंगे, पेड़ों की कटाई छटाई होगी तभी ले पाएंगे। लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट। इट वॉज नॉट अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। एक तरफ से देखो तो ये क्या प्रोग्रेस का साइन है? अब बट गेव मैनी प्रॉब्लम्स। देखो आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसको हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक प्लेट में, थाली में परोस के दे रहे हो। आपने एक काम तो बोल दिया कि ये कोई काम के नहीं होते, अनप्रोडक्टिव होते हैं, वो एरिया बेकार जा रहा है, वहां पे वाइल्डरनेस है ना, खतरनाक एनिमल्स भी होंगे डेफिनेटली। वहां पे क्या आदिवासी भी रहते थे, तो वो ट्राइब्स भी रह रही है, वो भी थोड़े वाइल्डली होते हैं ना, वहां के लोग भी वैसे ही होंगे जैसे जानवर होंगे। तो इन सबको देख के उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अनप्रोडक्टिव है तो ठीक है, आप तो कल्टीवेशन करो। उससे क्या हो रहा है? इतने हेक्टर पे आप कल्टीवेशन तो कर रहे हो, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रहे हो। यही बात हुई, ठीक है। तो ये है स्टार्टिंग इसका। देखो आगे मैं एक बात और बता दूंगी, प्लांटेशन फार्मिंग फॉर यूरोपियन प्लांटर्स कैसे कर रहे थे वो लोग, ये भी और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ठीक है। ये रॉयल ब्रिटिश नेवी वाला तो आपको समझ में आई होगा। वुडन प्लैंक्स कितने बन गए थे? ऑलमोस्ट 1760 to 2000 वुडन प्लैंक्स उस टाइम तक बन गए थे उन दिनों। तो ये एक आप देखेंगे, इसमें एक एग्जांपल और आगे मैं दूंगी। मद्रास रेलवे ट्रैक उस टाइम जो बना था उसमें कितने सारे पेड़ों की कटिंग हुई थी, 2000-2500 के अप्रॉक्स पेड़ काटे गए थे उस टाइम। तो उसका भी आगे आएगा इसमें, इसकी और डिटेल्स में दूंगी। प्लांटेशन फार्मिंग वाली भी और अच्छे से, प्लांटर्स वाली भी डिटेल दे दूंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले हम उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।